दोस्तों, रानू की कलम से लिखी हुई कांटों का उपहार की इस रोमांटिक सीरीज में आपको हमने अभी तक के 9 भाग की कहानी सुना चुका हूं और 10वें भाग की कहानी बिना देर करते हुए आपको शुरू करते हैं। दिल्ली का हवाई अड्डा, आकाश का पंछी कुछ देर को विश्राम करने के लिए धरती की सतह पर उतरा तो उसकी कोख से अंडे बच्चों के समान यात्री उतरने लगे। एक बुढ़ी औरत किसी के इंतजार में खड़ी थी। टर्मिनल बिल्डिंग पर लोगों के झुंड से दूर, शरीर पर खादी की साड़ी, ऊपर शॉल लिपटा हुआ था। सिर के बाद बाल सफेद हो रहे थे, मुखड़े का रंग गोरा, कहीं कहीं झुर्रियां भी पड़ गई थी। गहरी काली आंखें उदास थी, फिर भी होठों पर मुस्कान थी। उस वातावरण के समान जो बदली से प्रभावित होकर उदास रहने के बाद भी कहीं न कहीं सूरज का प्रकाश लिए खिलता रहता है। आज उस औरत का जीवन भर की तपस्या का फल मिल रहा था। उसकी सारी मेहनत का परिणाम, कितना सारी कठिनाइयां उठाने के बाद ही तो वह आज इस दिन को, इस अवसर को पहुंची थी। आज तो उसका लाडला आ रहा था। उसका बेटा कमल इसी हवाई जहाज से उतरेगा। 3 वर्ष हो गए उसे देखे हुए। विलायत से आर्किटेक्ट बनने के बाद ही आज वह भारत लौटा है। उसके स्वागत में उसने फूलों का एक मोटा गजरा अपने हाथों से ही गूंथा था। खुशी के कारण उसके हाथ गजरा थामे कांप रहे थे। सहसा उसके हाथ हवा में लहराए, होठों की मुस्कान में वृद्धि उत्पन्न हो गई। धूप मानो बदली की छाती चीर पूरे वातावरण पर छा गई थी। आंखें भी चमक उठी, परंतु इस चमक के पीछे की बदली सा अंधकार नहीं छिप सका। इस बादल के टुकड़े पर दिल ने जब प्यार की हवा का दबाव डाला तो वर्षा आंसू बनकर फूट पड़ी और लंबी लंबी पलकों पर आकर ठहर गई। उसने इन्हें पूछा भी नहीं। बेटे के स्वागत में उसने दूर से ही अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए हार को फैला दिया। बेटे ने माँ को देखा तो सब्र न कर सका। लपक कर उसने उसके चरण छुए और छाती से लिपट गए। हार लेकर उसने अपनी माँ के ही गले में डाल दिया। माँ के आंसू गालों पर छलछला उठे। ममता में कितनी कशिश होती है और कितनी अधिक मिठास। खुशी जब सहन नहीं हो पाती है तो छलक पड़ते हैं आंसू के रूप में। आंसू ही संसार का सबसे बड़ा मरहम है जो खुशी और गम दोनों को सहने योग्य बना देता है। माँ के आंसुओं ने बेटे की पलकें भी नम कर दी तो माँ को अपनी भूल का एहसास हुआ। ऐसी खुशी की घड़ी पर यह रोना धोना कैसा। बेटे को छाती से लगाकर उसने इधर उधर देखा। किसी की तलाश थी शायद। क्या बात है माँ, बेटे ने आश्चर्य प्रकट किया। किसी को ढूंढ रही हो क्या? तूने पत्र लिखा था कि तेरे साथ कोई लड़की भी आने वाली है। कौन? सरोज, कमल ने कहा। आने वाली तो अवश्य थी, परंतु उसके पूरे पेपर मिलने में देर हो रही थी तो मैं नहीं रुक सका। तुमसे मिलने की मुझे बहुत जल्दी हो रही थी ना, मेरा अच्छा बेटा। माँ ने दोनों हाथों से अपने बेटे का मुखड़ा थामा और आंखें ऊपर उठाकर उसे देखती हुई खो गई। खोई खोई सी बोली, बिल्कुल वही सुंदरता, वैसी ही जवानी, लंबा कद, वही आंखों की कशिश, लंबी लंबी पलकें और बालों का रंग रूप, सब कुछ वही, बिल्कुल वही। माँ की आंखें फिर छलक आई तो उसने अपने बेटे का मस्तक चूम लिया। माँ, कमल ने अपनी माँ की बाहें थाम ली। जो मानव मर जाए उसे बार बार याद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी आत्मा को कष्ट होता है। राधा तड़प कर रह गई। माँ की ममता ने सब्र कर लिया। कमल को अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए उसने बताया था कि उसके पिता बचपन में ही मर गए। पहली बार ऐसा कहते समय ना जाने उसकी जवान दांतों के बीच आकर कट गई थी। खून भी निकल आया था। उसने विजय भान सिंह को और भी भला बुरा कहा था, परंतु पिछले 3 वर्षों में उसने अपने अंदर एक विशेष परिवर्तन पाया था। विजय भान को बुरा कहते कहते उसकी आंखें छलक आती। उसके रंग रूप को याद कर उसके दिल में टीस उठने लगती। कमल विलायत में था, इसलिए उसका अकेलापन उसे विश्वास दिलाने लगा था कि विजय भान सिंह ने अंतिम भेंट में जो कुछ कहा था वह सत्य ही होगा। शायद, हाँ शायद उसे दिल की गहराइयों से चाहने लगा था। शायद उसे अपनी रानी बना लेता। शायद वह जीवन भर उसके साथ प्यार करते रहता। बाबा को शायद किसी ने गलत बताया था कि वह पहले ही बीवियां रख चुका है। कमल ने जब अपने पिता को मरा हुआ कहा तो उसके दिल में सख्त प्रकार का दर्द उठा। मन चाहा कमल के होठों पर अंगुली रख दे, परंतु फिर स्वयं को संभाल लिया। किस मुंह से कहती कि उसका पिता जीवित है? कैसे बताती कि वह राजा विजय भान सिंह ही है जिसने उनकी माँ को लूटा था?
उसकी जवानी को तमाशा बना दिया था। कमल जवान है और जवानी का गर्म रक्त है उसके स्वस्थ शरीर की रगों में। वह कदापि सहन नहीं कर सकेगा और तुरंत ही माँ के अपमान का बदला लेने के लिए कमर बांध लेगा। माँ के जीवन का अधिकार प्राप्त करने के लिए कमल कुछ भी कर सकता है और फिर एक अच्छा बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। राजा विजयभान सिंह ने तो अब तो कभी का अपना घर बसा लिया होगा, उसकी संतानें होगी, सभी मिलकर अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए कमल की जान लेने से भी नहीं चूकेंगे। राजा विजयभान सिंह को यदि उसे प्यार होता तो निश्चित ही वो बार बार उसकी खोज करता, उसे ढूंढकर एक बार फिर उससे क्षमा मांगता, उसे अपनी रानी बनाने की इच्छा प्रकट करता, परंतु उसने कभी ऐसा नहीं किया और अब इसलिए उसने कमल की बात सुनकर चुप्पी धारण कर ली। वास्तविकता छिपाने में ही उसको भला था। अपने लाडले की जिंदगी थी, उन दोनों की खुशी थी। अपने दिल का संदेह दूर करने के लिए वह कमल को कोई खतरा मोल नहीं देना चाहती। राधा ने कमल को केवल इतना ही बताया था कि उसके पिता का नाम विजयभान सिंह था और यह नाम कमल के लिए एक देवता समान प्यारा था। माँ अचानक इस प्रकार राधा को खोया देखकर कमल ने उसे हल्के से झटका दिया। तुम अभी तक पिताजी के विचार में डूबी हो? क्या मेरी उपस्थिति तुम्हारा जरा भी गम नहीं दूर करती? बेटा, राधा ने कमल को फिर छाती से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेर कर प्यार से बोली, तू ही तो मेरे लिए सब कुछ है बेटा। ऐसी बातें तूने कैसे सोच ली? तुम्हारे खोयोपन के कारण, कमल ने कहा और फिर हंसकर बोला, अच्छा तुम यहीं ठहरो या वहां चलकर बैठो। उसने प्रतीक्षालय की ओर इशारा किया। मैं तुरंत ही कस्टम से निपट कर आता हूँ। राधा अपने बेटे की हंसी में सम्मिलित हुए बिना नहीं रह सकी। अपनी भी पल के पोंछती हुई वह प्रतीक्षालय की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद कमल अपनी माँ के साथ बाहर निकला। टैक्सी पर कुली सामान रख रहे थे। वे दोनों टैक्सी की ओर बढ़ी थे कि अचानक ठिठक गए। राधा भी और कमल भी। एक बूढ़ा फकीर सा आदमी समीप ही खड़ा था। जाने क्यों उसे देखते ही राधा का दिल जोर से धड़का। जाने क्यों कमल के पगों में भी बेड़ियां पड़ गई। बूढ़े की आंखों में भी एक विचित्र सी मकानती सी चमकती थी। घनी पलकों के घेरे में स्थिर काली बदलियां बरसने को तड़प रही थी। एक लंबा दुबला पतला सा आदमी, मूछें बढ़ी हुई और दाढ़ी लंबी, सिर के बाल कंधे तक झूल रहे थे। सभी जगह बालों में सफेदी अधिक छाई हुई थी। मुखड़ा गोरा, झुर्रीदार, दुख और दर्द का कब्रिस्तान था। उसके तन पर साधारण कपड़े थे और मटमैली सफेद कमीज, मटमैली सफेद पैर घुटनों से फटी हुई थी, जिसे छिपाने के लिए वह अपने हाथ में थामे एक अखबार का उपयोग कर रहा था। अखबार में कमल के भारत आने की सूचना छपी थी, एक तस्वीर भी जिसे वह कई बार चूम चुका था। जाने क्यों एक अज्ञात भय से राधा का दिल कांप उठा तो उसने झट कमल का हाथ पकड़ लिया। जाने कौन बदमाश है यह, कहीं उसके बेटे के पीछे तो नहीं पड़ा है। एक ही तो शत्रु है उसका। हाँ, वह शत्रु ही तो है उसका विजयभान सिंह। कहीं उसी ने तो नहीं अपने आप को प्रतीक मिटाने के लिए इस आदमी को यहाँ भेजा है। अपने बेटे की तस्वीर छपवा कर उसने वास्तव में बहुत बड़ी गलती की। इसका रंग रूप अखबार में देखते ही वह अपने आप को पहचान गया होगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चल बेटा चल, वह कमल की बाहों को जोर से हिलाकर बोली। जाने कौन बदमाश है जो हमें इस प्रकार घूर रहा है। कमल, उसने कुछ पूछते पूछते रह गया। फिर भी टैक्सी में बैठने के बाद जाते जाते उसने कई बार पलटकर उस आदमी को देखा। नजरें थी कि उसे की ओर खींची ही जाती थी। राधा का दिल बहुत दूर जाने के बाद भी धड़कने से नहीं रुका और वह अजनबी उसी प्रकार खड़ा रह गया, खामोश, निराश। इतने बड़े युग के बाद भी राधा ने उसने कोई परिवर्तन नहीं पाया था। उसकी आंखें छलक आई तो इन्हें बिना पोछे ही वह सड़क पर हो लिया। मंजिल होती तो शायद अपने आंसुओं को पोंछकर पग भी तेज कर लेता। वह तो अब एक लाश के समान जी रहा था। राधा के लिए उसके पास अब बचा ही क्या है। सब कुछ लूटकर उसके लाडले के पैरों पर तो खड़ा कर ही दिया था उसने। बस अब तो केवल चंद सांसें ही शेष था। शायद इसी आशा में अटकी है कि एक दिन, केवल एक बार ही राधा उसे क्षमा कर देगी, तब उसका दम आसानी से निकल सकेगा। उसके प्यार का सपना तो अब देखना भी पाप है। माँ, कमल अपने साथ एक नए मेहमान को अपने घर में लिए प्रविष्ट हुआ। देखो तो हमारे घर में कौन आया है। शाम का समय था और राधा अपने लाडले के लिए
उसकी पसंद का खाना तैयार कर रही थी। ये उसके आने के 1-2 दिन की बाद की कहानी है कि कमल की आवाज़ सुनते ही चौंक पड़ी। रसोई से निकलकर वह बैठक में प्रविष्ट हुई। कमल के साथ एक सुंदर मेहमान को देखते ही खिल उठी। सुंदर मेहमान एक लड़की थी, जीवन की सारी कमियों से वंचित, जीवन की तमाम मांगों से भरपूर, और देसी और विदेशी भी। नीली आंखें, कटे हुए बाल, रंग धूप के समान खिलता हुआ। चुस्त साड़ी में उसके शरीर का निखार और उभर आना तय था। जाने क्यों राधा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह सूरत कहीं देखी भाली। कहाँ कब वह यह नहीं जान सकी। लड़की ने झुक कर राधा के चरण छुए तो उसने उसे दिल की गहराइयों से आशीर्वाद दिया और प्यार से गले लगा लिया। उसका मुखड़ा हथेली के बीच में रखकर उसे गौर से देखा और बोली, ऐसा लगता है बेटी जैसे तुम्हें कहीं पहले भी देखा। शायद सपने में देखा हो माँ, कमल ने चहक कर कहा। अपने लाडले बेटे के लिए ऐसी सुंदर पत्नी तथा अपने लिए ऐसी बहू का सपना कौन माँ नहीं देखती। लड़की लजा गई। चल हट पगले, राधा ने प्यार से डांट लगाई। और नहीं तो क्या माँ, झूठे थोड़े ही कह रहा हूँ, कमल बोला। यह बेचारी तो पूरे 5 वर्ष के बाद ही भारत लौटी है। यही तो मेरे साथ आने वाली थी और नहीं आ सकी। राधा मुस्कुरा दी। लड़की को पहले देखा हो यह उसका भ्रम था। उसने स्वयं इस पर गौर किया तो प्रतीत किया कि यह लड़की पहली बार ही उसकी आंखों के सामने आई। बोली, मेरा बेटा लंदन से पत्र लिख लिख कर तुम्हारी बहुत अधिक प्रशंसा किया करता था। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? लड़की फिर लजाई, सिर झुकाकर बोली, सरोज। बहुत प्यारा नाम है, राधा बोली। कमल को तो तुम ही नहीं, तुम्हारा नाम भी बहुत शोभा देगा। सरोज लज्जा से धरती में गड़ गई। हिंदुस्तानी लड़की कोई भी हो, कहीं भी रहे, परंतु जब वह लाजवंती बनती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संसार की सारी सुंदरता सिमट कर उसके कदमों में चली आई। किसकी बेटी हो? राधा ने पूछा। माँ, कमल ने सरोज की कठिनाई हल की। यह बहुत बड़े घर की लड़की है। इसके घर वाले किसी जमाने में राजाओं महाराजाओं के घराने से संबंध रखते थे। राधा के मन में राजा महाराजाओं के नाम से टीस उत्पन्न कर दी, परंतु ऐसे समय में गंभीरता धारण करना अपने बेटे के साथ अन्याय होगा। वह उसी प्रकार मुस्कुराती रही। माँ, कमल ने फिर कहा, अब तुम सरोज को खड़ा ही रखोगी या बिठाकर कुछ खाने पीने को भी दोगी? बेचारी इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। राधा अपने बेटे की सोखी पर खिलखिला उठी। सरोज का हाथ पकड़कर उसने उसे सोफे पर बिठाया और बहुत प्यार से बातें करने लगी। सरोज ने बातों ही बातों में बताया कि वह दिल्ली के एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी है। लंदन में 5 वर्ष बिताने के पश्चात भी वह ऐसी सहेली या मित्र नहीं पा सकी जिसके साथ बैठकर अपने देशवासियों की चर्चा कर सके। कमल से उसकी भेंट अचानक ही हो गई थी जब शाम के समय एक दिन उसे लंदन के कुछ गुंडों ने घेर लिया था। यदि समय पर कमल नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। कमल ने उसे अपनी सारी ही अच्छाई पाई है उसमें। यदि समय पर कमल नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। कमल में उसने वह सारी ही अच्छाई पाई है जिसका वह सपना देखा करती थी। इतने बड़े घर की लड़की होने के पश्चात भी वह कमल को कभी धोखा नहीं देगी। राधा के मन में जो शंका भय बनकर उत्पन्न हुई थी वह दूर हो गई। सरोज इतने बड़े घर की लड़की, उसका बेटा एक गरीब इंसान। गरीबी और अमीरी के बीच में बनी दीवार को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। परंतु सरोज की बातें सुनकर उसे बहुत संतोष हुआ। फिर भी उसने उसका दिल रखने के लिए कहा, कमल को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही मिलने वाला। कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करते ही हम एक बंगले में चले जाएंगे, फिर तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। सरोज ने कृतज्ञ दृष्टि से उसे देखा। सरोज वहां बहुत देर तक रही। राधा उसे जल्दी ही कमल के साथ छोड़कर रसोई में चली गई थी। काफी देर बाद कमल सरोज के साथ बाहर निकला तो सूर्यास्त हो चुका था। फिर भी क्षितिज पर उस जगह लालिमा थी जहां कहीं भी सफेद बादल थे, वरना काली बदली की परत तो लगभग सभी जगह थी। बस इतनी ही देर की भेंट थी। कमल ने उसकी बाहें थाम कर पूछा। सरोज कुछ लज्जित सी हुई। कार सामने खड़ी थी, लंबी चौड़ी सफेद विदेशी कार। उसने एक ओर का अगला गेट खोला और बोली, अच्छा बैठो। कमल के मुखड़े पर रौनक आ गई। वह झट अंदर प्रविष्ट हुआ तो सरोज दूसरी ओर स्टीयरिंग पर बैठ गई। कमल ने झांक कर अपने फ्लैट की ओर देखा। खिड़की का पर्दा हिल रहा था। शायद माँ उन्हें देख रही है। देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रही है। उसके बेटे को
उसके अपने समान एक जीवन साथी जो मिल गया था। वातावरण भीगा भीगा था, हवाएं कुछ ठंडी थी, फिर भी सरोज ने कार की छत खोल दी। जहां दो जवान दिल धड़कते हो वहां पर ठंड, गर्मी, बरसात कुछ भी असर नहीं करता। हवा के झोंके शरीर पर फूल बनकर गिरने लगे। सरोज ने कार की गति तेज की और ढलती शाम के वातावरण में शहर के बाहर एक चौड़ी सड़क पर छोड़ दिया। मोड़ पर जब वह अपनी सफेद बाहों को शरीर के झुकाव के साथ मोड़ती तो पहिए चीख चीख उठते थे। गाड़ी के झुकाव के साथ वह सरोज पर गिर जाता था और तब सरोज की रेशमी लटें उसके गालों को छू छू जाती। उसके नैनों में जो उसकी लटों से भीगी भीगी सुगंध दौड़ जाती थी। कमल जब अपने आप को उससे अलग हटाना चाहता तो सरोज उसका हाथ थाम लेती, फिर उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर होठों से हल्के से दबाते और मुस्कुरा देती। कमल को वह एक पल के लिए भी उसे उसकी गरीबी का एहसास नहीं दिलाना चाहती थी। कमल तीखी दृष्टि से उसे देखता। सरोज का आंचल ढलता होता तो उसकी वह जरा भी परवाह नहीं करती, वरन उसकी दृष्टि के लिए वह अपने सुडौल शरीर को उसके और समीप कर लेती। कमल शर्म से गर्दन झुका लेता। कहाँ चलने का विचार है? जब गाड़ी शहर से कोसों दूर निकलकर एक खुली सड़क पर भागने लगी और जब अंधकार समीप आने लगा तो कमल ने पूछ ही लिया, मालूम नहीं? हाँ, लेकिन बस यूं ही चल रहे हैं ताकि तुम्हें एहसास ना हो कि हमारी भेंट केवल थोड़े समय के लिए ही थी। सरोज ने कहा, समय ही बिताना है तो गाड़ी धीमे चलाओ। कमल उसकी लापरवाही से घबरा रहा था। गाड़ी तेज चलाने में मुझे आनंद आता है, सरोज बोली। जानते नहीं, लंदन में हम जिन सड़कों पर गाड़ी चलाते थे वहां गति धीमी रही तो दुर्घटना हो जाती है। वह लंदन था मेम साहब, और यह भारत है। गाड़ी आप धीमी ही चलाइए वरना वास्तव में दुर्घटना हो जाएगी। हो जाने दो, सरोज ने गति और तेज कर दी। चोट लग जाएगी, लग जाने दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सुंदरता पर एक भी दाग लगे। सरोज ने कार धीमी की, बहुत धीमी, फिर बहुत आराम से चलाते हुए उसने पूछा, इतना प्यार करते हो? इससे भी अधिक, कमल ने उसकी आंखों में झांका। सरोज ने अचानक ही कार सड़क के किनारे खड़ी की। जहां सड़क का ढलान था, इंजन बंद करने के बाद उसने कमल की आंखों में झांका। बहुत समीप से अपना मुखड़ा उसकी नजरों के बिल्कुल समीप कर दिया, यहाँ तक कि कमल उसकी गर्म सांसों का स्पर्श प्रतीक कर रहा था। अपने होठ उसके होठों के समीप करके वह धीमे से बोली, तो फिर करो न प्यार। कमल बौखला कर यूं लजा गया मानो वह स्वयं कोई लड़की हो। सरोज खिलखिला कर हंस पड़ी। बदलियों से वर्षा की फुहार फूल की पत्तियों के समान झड़ने लगी। सरोज ने गाड़ी की छत नहीं उठाई, वह उसी प्रकार खिलखिलाती हंसती रही और बिजली की चमक में कमल ने देखा सरोज के छोटे छोटे सफेद दांत बरसों में सम्मिलित होकर ओलों के समान झलक रहे थे। अपने मन पर वह काबू नहीं कर सका तो हाथ बढ़ाकर उसने सरोज को अपनी छाती में संभाल लिया। वर्षा की बूंदें और मोटी होकर इस पर छा गई। सरोज ने हाथ बढ़ाकर बटन दबाते हुए छत ऊंची कर दी। कमल को छोड़कर उसने अपनी ओर की खिड़की बंद की। कमल ने भी अपनी ओर से खिड़की बंद कर दी। सरोज शोक और चंचल थी। उचक कर वह पीछे जा बैठी। ठंड काफी थी इसलिए दोनों ने शीशे भली भांति चढ़ा दिए। फिर दोनों की नजरों का टकराव हुआ। अंधेरे में भी दोनों एक दूसरे के शरीर को मानो आर पार देख रहे थे। सरोज ठंड के कारण अपने आप में ही सिमट जाना चाहती थी। उसके तन पर रेशमी साड़ी भीग कर चिपक गई थी। अंधेरे में भी उसका साड़ी के पीछे सफेदी के समान झिलमिला रहा था। मुखड़े पर काली लटें भीग कर चिपक गई थी। पलकों पर मोती अटके हुए थे। उसकी सांसें इतनी गहरी थी कि उसकी आवाज सुनने के साथ कमल उसकी छाती का उतार चढ़ाव भी भली भांति देख सकता था। सरोज ने उसे देखा, नजरें भरकर फिर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ऐसी मीठी मुस्कान थी जिस पर देवता भी अपनी सारी तपस्या नौछावर कर सकते थे। और कमल को सब्र नहीं हो सका। सरोज को उसने अपनी बाहों में समेट लिया, पूरी ताकत से उसे अपनी छाती में छिपा लिया। कुछ इस झटके के साथ कि इतनी बड़ी गाड़ी भी हिल गई। दो जवान धड़कनें एक दूसरे पर कान लगाए हुए कुछ कहती रही, सुनती रही और एक दूसरे को समझाती रही, यहाँ तक कि उन्हें बहुत देर हो गई। बिजली कड़कड़ाती रही और इसी कौंध से रात का घना अंधकार दूर दूर तक वर्षा में नहाते हुए सुनहरे स्वप्न के समान
एक पल के लिए परिवर्तित होता रहा। बादलों की गरज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवाओं का बहाव इतना तेज था कि बंद शीशे से भी इतना शोर तक पहुंच जाता था। वर्षा की मोटी मोटी बूंदों ने कार की छत पर अपने स्वर के साथ एक प्यार भरा संगीत छेड़ रहा था और वे इस संगीत की मिठास में डूबते चले गए। उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, कोई प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि वे अकेले थे, स्वतंत्र थे और शहर से कोसों दूर एक सुनसान सड़क के किनारे जहाँ पे थे वो ऐसे भयानक वातावरण में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। और जब वो होश में आए तो तूफान थम चुका था, बाहर के वातावरण का तथा अंदर के वातावरण का भी। यह तूफान एक भूकंप के समान आया, इतनी तेजी के साथ कि पलक झपकते ही उनका संसार जगमगा गया। कुछ पता भी नहीं चला और सब कुछ बर्बाद हो गया। प्यार के इन दीवानों का। उनके पग इसकी लपेट में स्थिर नहीं रह सके। चारों तरफ खामोशी थी, एक भेद भरी खामोशी, अंदर भी और बाहर भी, जिसे तोड़ने के लिए कमल के पास जुबान नहीं थी और सरोज के पास नजर मिलाने को आंखें नहीं। कमल आखिर किसी को तो कुछ कहना ही था, इसलिए सरोज ने ही कहा। उसका स्वर बहुत गंभीर था, चंचलता वातावरण का शिकार हो चुकी थी। वह बोली, मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? मरकर भी नहीं सरोज। कमटों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, मगर फिर बोली, माँ को कल नहीं परसों भेजना। मम्मी डैडी अभी बाहर गए हुए हैं और कल रात को ही वापस आएंगे। यदि वो लोग होते तो तुम्हारे साथ इतनी देर तक मैं नहीं रहती। कमल फिर भी चुप हो गया। दोस्तों, ये थी अभी तक की कहानी। अब इससे अगले भाग की कहानी हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने पेश करेंगे। अगर अभी तक की कहानी आप सुन चुके हैं तो इस कहानी को आगे की कड़ी को सुनने के लिए आप यश लिखें। और जय श्री श्याम, राधे राधे। आप लोगों को शुभ रात्रि।